हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस विद बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऊतक, और ये ऊतक का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक। जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आज हम लोगों का थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्लास 9th का चैप्टर है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, क्लास को पूरी देखें, क्योंकि अगर आप क्लास को पूरी देख रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा क्या पढ़ाया जा रहा है, और स्किप कर देने से क्लास समझ में आपको नहीं आएगी। तो आइए देखते जंतु ऊतक। देखिए, यह कार्य के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। मतलब यानी कि जो जंतु ऊतक होते हैं उनके कार्य के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया। पहला है एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं। समझेंगे एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं। देखो, शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है। मतलब यानी कि चारों तरफ से शरीर को ढकने का कार्य जो करता है वो एपिथेलियम ऊतक करता है। और जब ढकेगा तो शरीर की रक्षा होगी। अब आपकी किडनी है और फेफड़े हैं जो हैं, ये सब बाहर लटके हों तो कुछ भी आएगा। अब मक्खी आई उस पर बैठी और पोटी कर दी तो कीड़े पड़ जाएंगे ना, तो क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब ऐसे बाहरी स्किन पे जो है वो कुछ भी जीव बैठे तो आप उसको धुल लो तो साफ हो जाता है। अब अंदर जाकर के अगर यही स्किन ना होती, जो बाहर तो चाहिए ना होती, तो सोचो अंदर के ऑर्गन्स जो हैं, लीवर है आपका, लीवर है, स्टमक है, किडनी है, हृदय है, तो ये सब कैसे लगते हैं आप देखने में। किडनी इधर लटकी है, तो इन सब चीज़ों को क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है पूरे शरीर का। अब देखो स्थित क्या होती है, पूरे शरीर पर रक्षात्मक आवरण के रूप में होता है। त्वचा का बाहरी आवरण बनाते हैं। क्या करते हैं, त्वचा का बाहरी आवरण बनाते हैं एपिथेलियम ऊतक। ठीक है, शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को क्या करता है, ढकता है। जैसे आपको भी हमने बताया, त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियों का भीतरी स्तर, फेफड़ों की कोशिकाएं, वृक्कीय नली आदि एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। विशेषताएं क्या हैं, एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती है, सटी हुई होती हैं, और यह एक अनवरत परत का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ क्या होते हैं, कम होते हैं। इनके बीच जो पदार्थ होते हैं वो कम होते हैं। इस देखो, इस ऊतक को एक रेशेदार झिल्ली जो होती है उसके नीचे नीचे रहने वाले ऊतकों से क्या करती है, अलग करती है। मतलब जो रेशेदार झिल्ली होती है उसके ऊतकों से क्या करती है, अलग करती है। कार्य क्या हुए, कार्य, इसके कार्य देखिए क्या है, सामान्य जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है वह बाहर निकलता है। ये आप जानते हैं, कुछ भी खाते हो तो बाहर निकलता है भैया, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वह एपिथेलियम की परत से होकर अवश्य गुजरता है। क्या होता है, एपिथेलियम से परत से ही होकर के गुजरता है, आता है। इसका कार्य वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच क्या होता है, पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कुछ चीज़ें जो हैं उनको अंडरलाइन करते चलिए। एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हम लोग समझेंगे। तो एपिथेलियम ऊतक देखिए 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, 6 प्रकार के होते हैं एपिथेलियम ऊतक। 6 प्रकार के होते हैं, सरल सल्कीय एपिथेलियम, स्तरित सल्कीय एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, पश्चिमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सरल सल्कीय एपिथेलियम के बारे में। देखो, चपटी व प्लेट के समान षटकोणीय कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, षटकोणीय कोशिकाएं होती हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, बेंजीन रिंग में 6 वो होती है तो इसमें क्या होंगे, 7 होंगी। फर्श तथा टाइलों के समान दिखाई देती हैं, जैसे लगी हुई होती हैं। बहुत अधिक पतली और चपटी होने के कारण कोमल स्तर का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जैसे आहार नाल इससे बनता है, मुंह है और सल्की है, एपिथेलियम से क्या होता है, ढका रहता है। स्तरित सल्की एपिथेलियम, सल्के एपिथेलियम के कई परतों की बनी हुई होती है। यह त्वचा में मिलती है। कहाँ मिलती है, यह त्वचा में मिलती है, और इसकी ऊपरी परतें जो होती हैं उनमें मृत एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। यह त्वचा को काटने तथा फाड़ने से बचाने का कार्य करती है। स्तंभाकार एपिथेलियम, यह लंबी एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। यह आंत के भीतरी स्तर में क्या होती है, मौजूद होती है। इनके स्वतंत्र सिरों पर उंगली के समान क्या होती हैं, ऐसे फिबरी टाइप के ऐसे क्या होती है, संरचनाएं अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो आंत का क्या करते हैं, अवशोषण, आंत में क्या करते हैं, अवशोषण करने का
काम करते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन होता है, खनिज लवणों का होता है, इन सब चीज़ों का कार्य करते हैं। पश्चिमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इन एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह, एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह जो होती है, देखिए सतह पर क्या होगी, बाल जैसी संरचनाएं होती है, इससे रोए निकले हुए होते हैं तथा यह श्वास नली में पाई जाती है। ठीक है, और पाई जाती है कि सतह पर बाल पाए जाते हैं, वह जो इसकी सतह पर जो बाल पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, पश्चिमाभि गति करते हैं, क्योंकि ये पश्चिमाभि स्तंभाकार एपिथेलियम है। ठीक है, तथा इनकी गति क्या होती है, श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने का क्या करती है, कार्य करती है। यह एपिथेलियम नासापथों, श्वास नलिकाओं, अंडवाहिनियों के कुछ भाग तथा मूत्र नलिकाओं में भी क्या होती है, मिलती है। घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिकाओं की एक परत की बनी हुई होती है। वृक्क नलिकाओं, लाल ग्रंथियों की वाहिनियों तथा जनदों की जर्मिनल एपिथेलियम में मिलती है। ग्रंथिल एपिथेलियम क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखो इसमें ग्रंथिल कोशिकाओं के रूप में पाई जाती हैं तथा यह कुछ विशेष पदार्थों का क्या करती हैं, स्त्राव करती हैं। और संयोजी ऊतक, यह ऊतक शरीर में विभिन्न ऊतकों को बांधने एवं जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी मतलब जोड़ना, ठीक है, संयोजन करना तथा शरीर को सुरक्षा एवं सहारा तथा दृढ़ता प्रदान करता है। विशेषताएं क्या हैं, इनमें कोशिकाएं कम संख्या में होती हैं, इनमें कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय मैट्रिक्स में धसी रहती हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार, रक्त या रुधिर, अस्थि, स्नायु या एवं कंडरा, ठीक इसके प्रकार हैं। उपास्थि, एरियोलर संयोजी ऊतक, वसामय ऊतक, कितने प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर क्या होता है, तो देखो यह लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है, जिसके क्या होते हैं, दो मुख्य घटक होते हैं, प्लाज्मा पाया जाता है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा क्या होता है, यह रुधिर का पीले रंग का तरल भाग होता है, जिसमें जल की मात्रा कितनी 90% होती है तथा लवण, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, हार्मोन्स का और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। जैसे आपने देखा ब्लड निकलता है, उसके ऊपर क्या होता है, येलो कलर का, येलो सेल्यूलोज बाद में आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो प्लाज्मा होता है। कार्य कार्य देखते हैं। देखो प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन जो होता है, वो प्रोटीन रुधिर को क्या करती है, जमने के काम आता है। नहीं देखो अगर उसमें प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन ना पाया जाए तो ब्लड बहे तो बहता रहे, ठीक, ब्लड जमे नहीं, तो थक्का जमाने का कार्य कौन करता है, फाइब्रिनोजन करता है। इसमें प्रतिरक्षी के संश्लेषण को उत्तेजित करने वाला पदार्थ घुले हुए होते हैं। रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, यह 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक, तो अब आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, तो देखो ये चपटी होती हैं, अंडा आकार या डिस्क के आकार की होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक क्या होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। कार्य क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की वाहक होती है। रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं। देखो यह बड़े परिमाप की अलग अलग आकार व संरचना में मिलने वाली कोशिकाएं होती हैं, यह संख्या में आरबीसी से कम होती हैं। कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या होता है, जैसे कि शहर में पुलिस होना जरूरी है एरिया में, वैसे शरीर में डब्ल्यूबीसी होना जरूरी है। तो ये करते क्या है, देख लेते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, हानिकारक जीवाणु व मृत कोशिकाओं को खाकर नष्ट करते हैं, संक्रमण तथा घाव के विरुद्ध प्रतिरक्षी बल की तरह कार्य करते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, यह केवल स्तनधारी में पाई जाती हैं, इनमें क्या होते हैं, केंद्रक नहीं होते हैं। कार्य क्या होता है, यह रुधिर के थक्के जमा देती हैं, ठीक है, जिससे रुधिर की हानि नहीं होती है तथा शरीर में घाव से होकर धूल, जीवाणु आदि भी प्रवेश नहीं करते। रुधिर के कार्य, गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना तथा शरीर के समस्त भागों में ऊष्मा का वितरण करना और ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का कार्य होता है। अगर आप सोचो कि ब्लड में जो होता है, अब शरीर में ऑक्सीजन सभी अंगों तक कैसे पहुँचती है, ब्लड के माध्यम से पहुँचती है। हार्मोन जैसे होते हैं, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाते हैं। भोजन में जो जो मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुँचते हैं। अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। यह भी एक संयोजी ऊतक है तथा यह कंकाल का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करता है। अस्थि का आधात्री फास्फेट, देखो अस्थि जो होती है आधात्री फास्फेट व कार्बोनेट
तथा ओसीन नामक प्रोटीन के कारण बहुत सख्त होता है। इस अधात्री में अस्थि कोशिकाएं धसी होती हैं। कार्य क्या है? कंकाल का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करना, मांसपेशियों व शरीर के मुख्य अंगों को सहारा प्रदान करती हैं। अस्थि मज्जा की कोशिकाएं रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। स्नायु और कंडरा के बारे में पढ़ते हैं। देखो, यह बहुत लचीला एवं मजबूत तंतुमय ऊतक है तथा इसमें बहुत कम आधात्री होती है। कंडरा भी एक प्रकार का तंतुमय संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। स्नायु तथा कंडरा में अंतर। स्नायु देखो क्या होता है, और स्नायु में देख लेते हैं। स्नायु कंडरा में अंतर, सबसे पहले स्नायु समझ लें। तो यह लचीला एवं दृढ़ होता है, अस्थियों का एक दूसरे से जोड़ता है। रेशे छोटे छोटे होते हैं इसके। अब कंडरा क्या होता है? कंडरा देखिए, यह मजबूत तथा कम लचीला होता है। लंबी अस्थियों को ऐच्छिक पेशियों से क्या करता है? जोड़ता है। उपास्थि क्या होती है? यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी जो होती है, देखो कोशिकाएं जो इनकी क्या ठोस अधात्री और शर्करा जो होती है वो क्या होती है? प्रोटीन की बनी होती है और यह अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाती है। उपास्थि जो होती है नाक, कान, कंठ और श्वास नलिका में होती है। अस्थि तथा उपास्थि में अंतर देखें क्या है? अस्थि क्या है? यह अस्थि सख्त होती है, ठीक है। रात में कार्बनिक पदार्थ कांडिल होता है, ठीक है। इसमें रुधिर का संचरण होता है। इसको काट। उपास्थि क्या होती है? यह लचीला होता है, ठीक है। उपास्थि लचीली होती है और इसमें अधात्री में अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं कैल्शियम फास्फेट होता है, ठीक है। इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। इसमें देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसमें क्या होता है? कार्बनिक कॉन्ड्रिल होता है। अकार्बनिक पदार्थ वहाँ पे कर लेना। और इसमें क्या होता है? रुधिर का संरक्षण नहीं होता है। एरियोलर क्या होता है? एरियोलर देखो, शरीर में विस्तृत रूप से पाए जाने वाला ऊतक है। सबसे पहले अधात्री में जिलेटिन व कोमल होती है। यह त्वचा मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, अंगों के बीच और अस्थमज्जा में पाया जाता है। कार्य क्या है? अंगों की भीतरी जगह को भरता है। जो भी जैसे अंग है उनके भीतर की जो जगह है उसको क्या करता है? भरता है। आंतरिक भागों को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। ऊतकों की मरम्मत करता है। वसा में ऊतक क्या होते हैं देखते हैं। वसा में ऊतक देखो, यह वसा का संचय करने वाला ऊतक है। यह त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? वसा गुलिकाओं से भरी होती है। कार्य क्या होता है? वसा को संचित करना, उसमें कुचालक का कार्य करना, धक्कों व झटकों से आंतरिक अंगों की रक्षा करना, ठीक है। अगर वसा ना हो, फैट ना हो शरीर में, सोचिए जो जैसे आप कूदते हैं या फिर कोई भी धक्का लगता है, सीधे क्या हो? आंतरिक अंगों पे लगे तो क्या हो? बहुत ही नुकसान हो। पेशीय ऊतक क्या होते हैं? पेशीय ऊतक देखिए क्या होते हैं? इनको सिकुड़ने वाला ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। सिकुड़ने का ऊतक भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, हमारे शरीर का मांस बनाता है। जैसा कि ये है, ऐसे सिकुड़ गया, फिर ऐसे करके ऐसे फैल गया, ठीक है। ऐसे करके ऐसे फैल गया, सिकुड़, ये होता है। अब विशेषताएं देख लेते हैं क्या होता है पेशीय ऊतक की। पेशीय ऊतक की पेशीय ऊतक की कोशिकाएं लंबी व रेशे के समान होते हैं। इनको पेशीय रेशे कहते हैं। पेशीय रेशों में बहुत अधिक सिकुड़न वाले सूक्ष्म तंतु होते हैं। इनके देखो अनेक पेशियां जैसे मिलकर क्या होते हैं? पेशी पूल बनाते हैं, पूल जैसी संरचना बनाते हैं। पेशी रेशे के बीच अंतःकोशिकीय स्थान होता है। पेशी ऊतक के प्रकार देखो, कार्डियक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेखित या ऐच्छिक पेशी क्या होती है। देखो, यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। ऐच्छिक पेशी मतलब जो हमारे, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐच्छिक कर लेना, ऐच्छिक पेशी, ठीक। तो तथा कंकाल पेशी भी कहते हैं इसको। ऐच्छिक पेशी कहेंगे, कंकाल पेशी कहेंगे, रेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी रहती है तथा शारीरिक गति में सहायक होती हैं। यह पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसीलिए इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं, ठीक। रेखा मतलब रेखा से मिलती हैं। इसकी कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। आरेखित व अनैच्छिक पेशी क्या होती है? देखो, जो आरेखित होती है कि गतियों को हम इच्छा अनुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते, अपने आप से जो हो रहा है वो होगा, ठीक है। या खोखले अंगों में पाई, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह, रक्त नलिका प्रसार, संकुचन अनैच्छिक पेशियों द्वारा होता है। चिकनी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियमित करती हैं। या आँख की पलक, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास नली में पाई जाती हैं।
कार्डियल या हृदय पेशी क्या होती है। ठीक, तो कार्डियल और हृदय पेशी, तो कार्डियक पेशियों जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। हृदय की पेशी कोशिकाएं बेलनाकार शाखाओं वाली और केंद्रकीय होती हैं। तंत्रिका ऊतक देख लेते क्या होता है। ठीक, ये देखिए तंत्रिका ऊतक के बारे में समझ लेते हैं। अब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद डायग्राम को समझते हैं। देखिए तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजना को बहुत शीघ्र ही पूरे शरीर में क्या होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे जले या फिर चींटी चढ़ी या फिर किसी ने काटा, वो शरीर में उत्तेजना पहुंचेगी। मस्तिष्क मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में कोशिका केंद्र तथा कोशिका द्रव होता है। इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। प्रायः प्रत्येक न्यूरो में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं तथा बहुत सारे छोटी शाखाओं वाले प्रबंध डेंड्राइट्स होते हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर लंबी हो सकती है। कितनी? 1 मीटर लंबी हो सकती है। नोट में देखिए, न्यूरॉन में केंद्रकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, यहाँ से आपका चैप्टर ऊतक फिनिश हो गया। अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं डायग्राम। देखो इसको कहेंगे एक्सॉन। क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक है, इसको एक्सॉन कहते हैं। ये जो यहाँ पे इसको नोट्स रेनवियर कहते हैं। ठीक है, इसको कहेंगे माइलिन शीथ। क्या इसके ऊपर जो कवरिंग चढ़ी हुई है, ठीक है, जो ये कवरिंग चढ़ी हुई है इसके ऊपर, ये जो कवरिंग दिख रही है आपको रेड कलर की, इसको कहेंगे माइलियम शीथ। ठीक है, ये सेल बॉडी है। क्या सेल बॉडी है? और ये क्या है? न्यूक्लियस, बीच में नीला है, न्यूक्लियस है। ये जो आपको दिख रही है ऐसे ऐसे धागेनुमा संरचना, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये क्या है? देखो ये एक्सॉन है। क्या है? एक्सॉन है। ठीक है, ये एक्सॉन है। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।